गोपाल अपनी पत्नी रंभा और बेटी सोनिया के साथ द्वारिका के एक नए मकान में रहने आया था। रंभा नए मकान में बहुत ही खुश थी। एक दिन रंभा अपने घर के बाहर खड़ी होती है। वहां उसकी पड़ोसी रमा आती है। रमा रंभा से बोलती है, बहन, तुमने ये मकान ले ही लिया है, बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। रमा की बात सुनकर रंभा बोलती है, हाँ बहन, ये मकान मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए हमने इसे ले लिया। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रंभा की बात सुनकर रमा डर जाती है और बोलती है, ना 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 ना, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। इतना बढ़िया मकान इतने दिनों से खाली था, तुमने इसके बारे में पूछा था ना? सब जानकारी ले ली थी ना? रमा की बात सुनकर रंभा हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे बहन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ बात है क्या इस मकान में? इससे पहले रंभा और रमा कुछ बात करते, सोनिया की आवाज सुनकर रंभा घर के अंदर चली जाती है और रमा भी वहां से चली जाती है। शाम को गोपाल घर आता है। रंभा गोपाल से बोलती है, अरे गोपाल, आज एक पड़ोसन रमा आई थी, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर मैं तो घबरा ही गई। वो कह रही थी कि तुमने इस मकान के बारे में सब पता कर लिया है ना? रंभा की बात सुनकर गोपाल बोलता है, अरे रंभा, तुम किसी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये मकान हमें बहुत ही अच्छे पैसों में मिल गया, इसीलिए भी लोग चिढ़ने लग जाते हैं। फिर रंभा और गोपाल अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों तक उस घर में कुछ नहीं होता, लेकिन एक रात सोनिया अपने कमरे में लेटी होती है। तभी उसे छत पर किसी के कूदने की आवाज आती है। ये छत पर कौन कूद रहा है? लगता है कोई बंदर आया है। ये बंदर भी ना। लेकिन आवाजें आती रहती हैं। ये देखकर सोनिया छत के ऊपर जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन ये इतनी जोर से कूदने की आवाज क्यों आ रही थी? पता नहीं क्या हो रहा है। सोनिया डरते डरते अपने कमरे में वापस आ जाती है। जैसे ही सोनिया वापस कमरे में आती है, आवाजें फिर से आनी शुरू हो जाती हैं। सोनिया भी डर कर सो जाती है। अगली सुबह सोनिया ये सब बातें अपनी माँ रंभा को बताती है और फिर कॉलेज चली जाती है। ये लड़की भी ना, पता नहीं क्या क्या बातें करने लगी। भला रात में छत पे कौन कूदने जाएगा? रंभा रसोई में काम कर रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे घूर रहा है। रंभा पलटती है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की भी ना मेरे मन में भूत का वहम डाल देगी। तभी रंभा को लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा। रंभा चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, गोपाल और सोनिया उसके सामने होते हैं। गोपाल रंभा से कहता है, रंभा, क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? क्या हुआ? हाँ? रंभा डरते हुए गोपाल को अपने साथ घटी हुई सारी घटना बता देती है। रंभा की बात सुनकर गोपाल हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी ना रंभा, कितनी डरपोक हो। अरे, सोनिया ने तुम्हें कुछ बात बोली और तुम डर गई। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ गोपाल, कोई मेरा गला दबा रहा था, वो भी जोर जोर से। लेकिन गोपाल उसे समझा बुझाकर सुला देता है और वहां से चले जाता है। रंभा रात में उठ जाती है और छत की तरफ देखती है। छत में उसे एक बूढ़े का चेहरा दिखाई देता है जो उसे देख रहा होता है। रंभा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, गोपाल, गोपाल, जल्दी आओ, मेरे कमरे में कोई है, जल्दी आओ। गोपाल भागते हुए रंभा के कमरे में आता है। गोपाल, मेरे कमरे में कोई है। मैंने अभी एक बूढ़ी औरत का चेहरा कमरे की छत पर देखा, वो मुझे घूर रही थी। कोई है इस कमरे में गोपाल। फिर गोपाल और रंभा कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से चले जाते हैं। जैसे ही गोपाल कमरे का दरवाजा बंद करता है, वही बुढ़िया कमरे में आ जाती है और हंसने लगती है। कहाँ तक जाओगे? ये पूरा घर मेरा है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। अगली सुबह सोनिया और गोपाल घर से बाहर अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। रंभा घर में अकेली रह जाती है। रंभा को अकेले घर में बहुत डर लग रहा होता है, इसलिए वो घर के बाहर बैठ जाती है। तभी उसकी पड़ोसन रमा वहां आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ बहन, तुम परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? रमा की बात सुनकर रंभा रात में घटी सारी घटना रमा को बता देती है, जिसे सुनकर ये सब तो होना ही था। ये घर मनहूस है, इस घर में कोई भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता। रमा की बात सुनकर रंभा बोलती है,
क्या हुआ बहन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पूरी बात बताओ, इस घर में ऐसा क्या है और वो बूढ़ी कौन है? रमा रंभा को घर के बारे में बताने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है, उसे रंभा के पीछे वही बुढ़िया खड़ी दिखाई देती है। वो रमा को घूर रही होती है। रमा ये देखकर घबरा जाती है और रंभा से बोलती है, कोई बात नहीं है बहन, फिर कभी आऊंगी, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ घर। अरे लेकिन सुनो तो, क्या हुआ? अरे तुम पूरी बात तो बता के जाओ। लेकिन रमा उसकी एक नहीं सुनती और डर के मारे अपने घर भाग जाती है। रंभा भी डरते डरते अपने काम में लग जाती है। उसी रात सोनिया अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे लगता है कोई उसकी छाती पर बैठा है। सोनिया की आंख खुल जाती है। वही बूढ़ी औरत उसकी छाती पर बैठी होती है। माँ, पिताजी, बचाओ, मेरे सीने पर कोई बैठा है, मेरी जान बचाओ। बुढ़िया सोनिया को हंसते हुए बोलती है, ये मेरा घर है, तुम सब मरोगे। इस घर में मेरे सिवाय कोई नहीं रह सकता, भाग जाओ यहाँ से। सोनिया बुढ़िया को जोर से धक्का देती है और कमरे से भाग जाती है और गोपाल के कमरे में चली जाती है। पापा, इस घर में कोई और भी रहता है, वो एक बुढ़िया चुड़ैल है, वो हम तीनों को मार डालेगी। वो हम तीनों को यहाँ से जाने के लिए कह रही है। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वो हमें मार देगी। पूरी रात डर कर और बिना सोए निकल जाता है। सुबह होते ही गोपाल रंभा से कहता है, रंभा, मैं किसी तांत्रिक बाबा से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों घर पर ही रहो और घबराना नहीं। मैं इस समस्या का कुछ करता हूँ। ऐसे तो ये घर हमेशा ही खाली रहेगा और अगर हम यहाँ से गए तो इतना सुंदर घर दोबारा इतने पैसों में नहीं मिलेगा। अगर हमें कुछ उपाय करके इस बूढ़ी आत्मा से मुक्ति मिल जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। गोपाल के जाने के बाद रंभा और सोनिया घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें रमा दिखती है। दोनों रमा के पास जाती हैं और रंभा रमा से बोलती है, बहन रमा, मुझे इस घर के बारे में सब कुछ बताओ, हमारी जान खतरे में है। रंभा की बात सुनकर रमा बोलती है, बहन, तुमने ये घर लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ये घर शापित है। इस घर में एक बूढ़ी औरत की हत्या हुई है। उसके बेटों ने गला दबाकर उसे मार डाला था और ये घर बेचकर चले गए थे। तब से वो औरत एक चुड़ैल बन गई है और इस घर में आने वालों को मार डालती है, नहीं तो भगा देती है। रमा की बात सुनकर रंभा बोलती है, इसका मतलब वो चुड़ैल कोई और नहीं, इस घर की मालकिन है। उस औरत के साथ तो सचमुच बहुत बुरा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तब तक गोपाल भी एक बाबा के साथ वहाँ पर आ जाता है। रंभा बाबा और गोपाल को उस चुड़ैल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर बाबा बोलते हैं, हमें ये सब बातें पता है, हम अभी उस चुड़ैल को यहाँ बुलाते हैं। ऐसा कहकर बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ना बंद करते हैं, चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तांत्रिक, ये घर मेरा है, यहाँ कोई नहीं रह सकता। मैं इस घर में हर रहने वाले को मार डालूंगी, जैसे मेरे दोनों नालायक बेटों ने मुझे मारा था। चुड़ैल की बात सुनकर रंभा बोलती है, माँ, आप मेरी माँ समान हो। आपके दोनों बेटों ने सचमुच आपके साथ बहुत गलत किया। आप हमें बताओ, आपकी लाश उन दोनों ने कहाँ दबाई, ताकि उन दोनों को उनके किए की सजा दी जा सके। रंभा की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तू बहुत ही अच्छी है बेटी, मुझसे ऐसे पहले किसी ने भी बात नहीं की। मैं अभी लेकर चलती हूँ तुम सबको। फिर चुड़ैल सबको एक पेड़ के पास लेकर जाती है और बोलती है, मेरे दोनों बेटों ने मेरी लाश को इसी पेड़ के नीचे दफनाया था। मेरी लाश को निकाल कर पुलिस के हवाले कर दो और मेरे नालायक बेटों को सबक सिखाओ। फिर सब मिलकर ऐसा ही करते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर गोपाल पुलिस को बुलाकर बुढ़िया की लाश को उनके हवाले कर देता है। चुड़ैल बाबा के पास जाती है और बोलती है, तांत्रिक, बहुत दिनों से भटक रही हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त कर दे, मैं इस पृथ्वी लोक से जाना चाहती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। एक गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला अपनी गर्भवती पत्नी कमला के साथ रहता था। मोहन के पास बहुत सारी गाय भैंस थी। वो रोज सुबह उनका दूध निकालता और शहर में बेचने जाता था।
मोहन और कमला के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। कमला एक बेटे को जन्म देती है। मोहन अपने बेटे का नाम राजू रखता है और वो उसे खूब प्यार करता है। एक दिन जब मोहन सुबह सुबह दूध निकालकर उसे साइकिल पर बेचने जाता है तो राजू उसकी तरह घुटने घुटने दौड़कर आने लगता है। अरे रे 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 बेटा, क्या हुआ? तुम कहाँ चले जा रहे हो? अजी ये आपके साथ जाने के लिए बोल रहा है। देखो देखो कैसे आपकी गोद में जाने के लिए अंगा अंगा बोल रहा है। आजकल ये सब समझने लगा है। हाँ कमला, तुम सही बोल रही हो, पर अभी इसको संभालो, मुझे दूध बेचने जाना है। धीरे धीरे राजू 7 साल का हो जाता है। अब तो वो भी अपने पापा की साइकिल पर बैठकर कभी कभी गांव के चक्कर लगाने जाता है। राजू को अपने पापा की साइकिल पर घूमना बहुत ही पसंद होता है। वो अपने पापा को तब तक दूध बेचने नहीं जाने देता था जब तक वो उसे साइकिल पर घुमा नहीं लाते थे। राजू अपने पापा को अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन जब राजू सुबह सुबह मोहन के साथ जाने की जिद करने लगता है तो कमला बोलती है, ये लड़का तो जरा भी मेरे पास नहीं रहता, इसे तो बस हर वक्त आप ही चाहिए। अरे तो तुम इसे थोड़ा कम डांटा करो, फिर ये तुम्हारे साथ भी जाएगा। पापा मुझे आपके साथ जाना है, पापा मुझे भी साथ ले चलो ना। अरे नहीं बेटा, मैं तो शहर जा रहा हूँ, वहाँ तुम कैसे जा सकते हो? मैं चुपचाप आगे बैठूंगा, आपको परेशान भी नहीं करूंगा, ले चलो ना मुझे भी अपने साथ। इतनी जिद कर रहा है तो ले जाओ ना आज इसे भी साथ, ये भी देखाएगा शहर। राजू की जिद के कारण मोहन उसे भी अपने साथ साइकिल पर बिठाकर दूध बेचने चल देता है। राजू को तो साइकिल पर बैठना वैसे ही बहुत पसंद होता है और उस दिन तो वो शहर जा रहा होता है, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो रास्ते में आसपास के पेड़ पौधे, बड़े बड़े घर और बाजार देखते हुए जा रहा होता है कि अचानक सामने से एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी बड़ी ही स्पीड में होती है। मोहन अपनी साइकिल को दूसरी साइड मोड़ने की कोशिश करता है, पर गाड़ी में बैठे लोग मोहन की परवाह न करते हुए गाड़ी स्पीड में लेकर आगे निकल जाते हैं। मोहन और उसका बेटा राजू उस गाड़ी से कुचल जाते हैं और पूरी सड़क पर दूध ही दूध फैल जाता है। राजू, राजू मेरा बच्चा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। मोहन की आंखों के सामने उसका बेटा खून में लथपथ होता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो गाड़ी काफी आगे जाकर रुकती है और उसमें से एक औरत सविता और एक आदमी सौरभ झांक कर देखते हैं। अच्छी आपको क्या, मरने दो, चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना कोई हमें देख न ले। वो आदमी और औरत अपने परिवार के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वहाँ से एक के बाद एक कोई न कोई गुजरता रहता है, पर सब मोहन और राजू को देख देख कर निकल जाते हैं। कोई भी उनकी मदद के लिए वहाँ नहीं रुकता। मोहन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ता है, पर किसी को उस पर तरस नहीं आता। काफी देर तक दोनों ऐसे ही सड़क पर पड़े रहते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। मरने के बाद दोनों भूत बन जाते हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज जिन लोगों की वजह से हमारी मौत हुई है, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ पापा, ये लोग हमें बचा सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और हम तड़प तड़प कर मर गए। चिंता मत कर मेरे बच्चे, हम एक एक करके इन लोगों से बदला लेंगे। अगली सुबह सौरभ के घर की बेल बजती है। सौरभ अपनी पत्नी को उठाकर बोलता है, मोहन दूध वाला आया होगा, मैं जाकर दूध लेती हूँ। सविता जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मोहन और उसका बेटा राजू खड़े होते हैं। सविता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि जिन लोगों का उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो मोहन और राजू ही थे। मेम साहब, दूध। हाँ दे दो। वैसे ये बच्चा कौन है? ये मेरा बेटा राजू है, अब से ये मेरे साथ ही आया करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, तब तक तुम इस पतीले में दूध डाल दो। सविता मोहन को पतीला देकर अंदर से दूध के पैसे लेने जाती है, पर जब वो वापस आती है तो वहाँ न मोहन होता है न राजू, बस जमीन पर दूध से भरा पतीला रखा होता है। अरे ये मोहन पतीला ऐसे नीचे रखकर क्यों चला गया और दूध के पैसे भी नहीं लेकर गया? अजीब। सविता दूध को ले जाकर रसोई में रख देती है। सुबह जब सौरभ ऑफिस और उसके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टेबल पर नाश्ता करने बैठते हैं तो सविता सबके लिए एक एक गिलास दूध लेकर आती है। सब अपना अपना गिलास उठाकर दूध पीने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत अजीब स्वाद लगता है
और वो सब बुरी तरह उल्टी करने लगते हैं और उनके मुंह से खून ही खून निकल रहा होता है। सारा दूध मुंह से बाहर निकाल देते हैं। जैसे वो दूध बाहर निकालते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबके गिलास में दूध की जगह खून होता है। हे भगवान, मैंने तो अभी अभी सबको दूध ही दिया था, तो ये खून में कैसे बदल गया? और ये तुम सबको खून की उल्टियां क्यों हो रही हैं? थोड़ी देर में अचानक सब ठीक हो जाते हैं, पर उसी रात मोहन का भूत और राजू का भूत सविता के घर की फिर से बेल बजाते हैं। सविता बेल की आवाज सुनकर ही डर जाती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो डरते डरते जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता। सविता बाहर झांकती है पर उसे वहाँ भी कोई नहीं दिखता। फिर वो दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ती ही है कि मोहन और राजू का भूत दूध लेकर सविता के सामने खड़े होते हैं। उनको देखकर सविता की चीख निकल पड़ती है। मेम साहब, दूध ले लो मेम साहब। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, भागो भागो, दूर हटो मुझसे। सविता वहाँ से भागने लगती है, पर वो जहाँ भी जाती है वो भूत उसके सामने आ खड़ा हो जाता है। सविता बड़ी मुश्किलों से अपने कमरे तक पहुँचती है और अपने पति सौरभ को उठाती है। अजी उठो, जल्दी उठो, वो भूत है वहाँ। क्या हुआ सविता? क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? आपको नींद की पड़ी है और यहाँ मेरी डर के मारे हालत खराब है। नीचे भूत है, भूत। क्या बेकार की बातें कर रही हो सविता? चलो सो जाओ। सविता बहुत कोशिश करती है पर सौरभ नहीं उठता। सविता हार कर वहीं बगल में कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन ऐसे ही निकल जाता है, पर फिर जब रात को सौरभ अपने कमरे में बैठा देर रात तक काम कर रहा होता है, तभी कोई दरवाजा खोलता है। सविता, तुम दूध ले आई? चलो इसे यहाँ टेबल पर रख दो। थोड़ी देर हो जाती है पर कोई गिलास को टेबल पर नहीं रखता। सौरभ गुस्से से ऊपर देखता है तो सामने भूत होता है। भूत! दूध पी लो अंकल, दूध पी लो ना। नहीं, जाओ यहाँ से, दूर हटो, जाओ यहाँ से। दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। बचाओ मुझे, इस भूत से बचाओ। सविता तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। सौरभ की आवाज सुनकर सविता वहां दौड़ती हुई आती है, पर उसके आने से पहले ही भूतिया बच्चा वहां से गायब हो जाता है और पूरे कमरे में दूध ही दूध होता है। वो मैंने अभी एक भूतिया बच्चा देखा सविता। मैं सच बोल रहा हूँ, वो अभी यहीं था, यहीं। मैंने तो आपको कहा ही था, और ये देखो पूरे कमरे में दूध ही दूध। उस कमरे में दूध ही दूध भरने लगता है। दोनों वहां से जल्दी से बच्चों के कमरे में भागते हैं तो वहां भी दूध ही दूध भरा होता है। वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर आते हैं। पूरा घर दूध में डूब रहा होता है और दोनों भूत उनके सामने खड़े हंस रहे होते हैं। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे मैं मरा था वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी तड़प तड़प कर मरेंगे। हमने तुमको मारा? हाँ तुमने। तुम्हारी गाड़ी ने हमें ही कुचला था 4 दिन पहले और तुम लोग वहाँ से भाग गए थे। हमको मारते वक्त तुम लोगों को डर नहीं लगा और बचाते वक्त डर लग रहा था। आपके भी बच्चे हैं, फिर भी आपने एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। हमें बस एक मौका दे दो। हम कैसे यकीन करें कि तुम ऐसा करोगे? नहीं, तुमको तो मरना ही होगा। बस हमें एक मौका दे दो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आप हमें मार डालना, पर बस एक मौका दे दो प्लीज। मोहन और राजू का भूत उनको एक मौका देते हैं। वो हर वक्त छुपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन जब सौरभ और सविता अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे होते हैं तो वो सड़क पर एक बूढ़ी सब्जी वाली की सारी सब्जी एक गाय टक्कर मारकर गिरा देती है। सौरभ और सविता जल्दी से अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके बाद वो उस आदमी को उसके नुकसान के काफी पैसे भी देते हैं। आखिर ये लोग सुधर ही गए। हाँ पापा। चलो तो फिर दूसरे घर में चलते हैं, उनको सुधारने, जिन्होंने उस वक्त हमारी मदद नहीं की। हाँ पापा।